सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आइए एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और क्लास 7th की जो सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण मीन्स मनुष्य और जंतु में कैसे पोषण होता है, वो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कैसे भोजन का पाचन होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो है वो विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट होगा। तो देखिए कौन कौन सा पॉइंट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा जो है आज के चैप्टर में हम इतना कवर करेंगे, इतने टॉपिक को, और सभी को डिटेल्स में समझेंगे। देन एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए समझते हैं। प्राणियों में पोषण के लिए सबसे आवश्यक होता है भोजन ग्रहण करना। तो प्राणियों में पोषण जो है ऊर्जा के लिए सबसे आवश्यक होता है भोजन को ग्रहण करना। अगर कोई कार्य को करना है तो भोजन को ग्रहण करना आवश्यक है। और भोजन करने से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है भोजन का पाचन करना, पचना। क्योंकि किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अगर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं, उनके भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है, तो उनका जो पूरा जीवन शैली है वो प्रभावित हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो प्राणियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भोजन को ग्रहण करना, और भोजन को ग्रहण करने से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है भोजन का पाचन करना। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर भोजन न करे महत्वपूर्ण, फिर भी वह जीवित रह सकता है। एक व्यक्ति जो है पूरे अपने जीवन काल में भोजन को ग्रहण ना करे, फिर भी वो क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। क्यों? पोषक पदार्थों का जो है वो सरल रूप उसके ब्लड में जो है, ब्लड के माध्यम से उसे दे दिया जाए, ग्लूकोज दे दिया जाए, एमिनो एसिड दे दिया जाए और वसीय अम्ल दे दिया जाए, तो वो जो व्यक्ति है वो हमेशा जीवित रहेगा। उसको भोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ड्रिप के माध्यम से उसे क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो उसे मुंह से चबाने और पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जीवित रह सकता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। मानव जो प्राणी जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का ग्रहण करने की विधि, शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो जो मनुष्य जो है भोजन को ग्रहण करता है, मुख में लेता है और उसे चबाता है, पचाता है, तो सारा जो विधि है इसमें हम समझेंगे। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। पोषक सरल पदार्थ। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा ग्लिसरॉल में, और ये सब ड्रिप के माध्यम से मिलता है भोजन, तो प्राणी जीवित रहता है। नेक्स्ट आइए समझते हैं पाचन को। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। जटिल पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है, और वसा
जो है वो जटिल पदार्थ है, प्रोटीन जो है वो जटिल पदार्थ है, और कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थ है आपका ग्लूकोज, वसा का सरल पदार्थ है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड प्रोटीन का सरल पदार्थ है। वही चीज़ है नोट्स के थ्रू लिखा गया है। अगर शरीर को डायरेक्ट इसकी आपूर्ति हो जाए ग्लूकोज का, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और एमिनो एसिड का, तो हमारा शरीर जो है जीवन चलता रहेगा शरीर का, और हमारा शरीर जो है इसी को ऑब्जर्व कर लेगा और स्वस्थ भी रहेगा। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की आवश्यकता नहीं होती। हमारे शरीर को एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड की आवश्यकता होती है, यानी कि सरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन के जो अंतिम रूप होते हैं, पच करके अंतिम रूप जो छोटे छोटे कण हो जाते हैं, सबसे सरल पदार्थ होते हैं जो ब्लड में घुल सकते हैं, वो हमारे पोषक पदार्थ के काम के हैं। हम अगर कोई भी चीज़, अनाज या फल सब्जी ग्रहण करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे कोई काम के नहीं है जब तक उनका पाचन नहीं होगा और इस रूप में नहीं आएंगे। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण करने की विधि। खाद्य पदार्थ भोजन को ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती है जीवों में। तो इस पृथ्वी पर जो है अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनके भोजन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी ये पौधे के मकरंद से को चूसते हैं। मरमर पक्षी हमिंग बर्ड जिसे बोला जाता है। मानव एवं अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे जीव शिकार को डायरेक्ट निगल लेते हैं। जलीय प्राणी खाद्य पदार्थों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। विभिन्न जीवों द्वारा अलग अलग तरीके से भोजन को प्राप्त किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, भोजन को प्राप्त किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश ऐसे जीवों को टारगेट करती है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग पाया जाता है। तो ऐसे जीवों को स्टारफिश खाती है जो कि जिसमें जो है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को तोड़कर अपने आमाशय से बाहर निकालती है। वो क्या करती है, पहले तो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट वाला कवरिंग पार्ट सहित वो खा लेती है जीव को, और पहले उसका जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसको पूरा खा लेती है, और कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको पूरा मतलब तोड़ देती है। तोड़ने के बाद उस स्टारफिश में ये गुण पाया जाता है कि वो अपना आमाशय बाहर निकालती है, अपना आमाशय को बाहर निकालती है और कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल देती है और कोमल भाग को खा जाती है। तो पहले सारा भक्षण कर लेती है, देन क्या करती है, भक्षण करने के बाद वो पूरा खा जाती है सॉफ्ट पार्ट को। तो तारामीन जो स्टार फिश तो नाम है, लेकिन ये मछली वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। ये एकाइनोडर्मिटा एक संघ है। इसी समूह का सदस्य माना जाता है। एनिमल किंगडम का एक समूह है, संघ है
एकायोडर्मिटा, इसी के अंतर्गत स्टार फिश को रखा गया है। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकता है कि स्टार फिश मछली के अंतर्गत नहीं आती है कि नहीं, मछली है कि नहीं, इसका संघ कौन सा है, तो इसका है एकायोडर्मिटा। आइए अब मानव में पाचन का जो पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं इसको, आहार नाल कहते हैं पूरा को, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है। तो ये हमारा पहला हो गया मुंह है, फिर ग्रसनी है सेकंड में, थर्ड में अमाशय है, यहाँ पर देखिए इसको ईसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली, और फोर्थ में है हमारा क्षुद्रांत, ये फोर्थ में है हमारा, सॉरी ये अग्नाशय, फिफ्थ में है छोटी आंत, और सिक्स्थ में है हमारा बड़ी आंत, और फिर है हमारा मलद्वार और गुदाद्वार। तो सभी के बारे में आइए समझते हैं मानव पाचन तंत्र को। तो भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक जो होता है, लेकिन साथ ही साथ 3 अंग हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। बड़ी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, फिर बड़ी आंत में भोजन जाता है, बड़ी आंत से फिर गुदाद्वार में जाता है, और फिर हमारा जो है अनपचा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारा जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में हो जाता है। तो आइए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। मुख गुहिका, ये है हमारा मुख है। सबसे पहले मुख से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मुख से भोजन को सबसे पहले ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, उसको दांतों की सहायता से चबाते हैं, दांतों की सहायता से उसको चबा लेते हैं। चबाने के बाद जो है हमारा उसमें भोजन में लार सन जाता है। इसमें दांत के बारे में भी स्टडी करना है, तो आगे हम लोग दांत के बारे में समझेंगे। और जब लार से सना हुआ भोजन ग्रसिका से सब जब जाता है तो हमारा जो ये आहार नाल होता है, ग्रसिका होता है, ईसोफेगस जो होता है, इसमें भोजन लार से सना हुआ भोजन जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि पतला पाइप है और उसमें जैसे अगर कोई चीज़ जाता है तो कभी वो पहाड़ के जैसा उठ जाता है थोड़ा सा, फिर अपना सामान्य स्थिति में आ जाता है, उठता है, तो भोजन जाता है, तो उसी को कहते हैं ईसोफेगस। अमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है, और ये अमाशय जो है यहाँ पर देखिए ऊपर तो ग्रास नली से जुड़ा होता है ऊपर में, और नीचे जो है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो मुख के बाद लार से सना भोजन ग्रसनी से होते हुए कहाँ आता है, अमाशय में आता है। और जब अमाशय में आता है तो अमाशय में वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। इधर पे देखिए यकृत है, पित्ताशय है, पीत है, यकृत है जिसमें पित्ताशय नाम का एक छोटा सा ब्लैडर पित्ताशय होता है, छोटा सा बैग टाइप का, जिसको गॉल ब्लैडर के नाम से भी जाना जाता है, गॉल ब्लैडर। उसके बाद अग्नाशय है, अग्नाशय के बाद छोटी आंत में, अमाशय के बाद छोटी आंत में डायरेक्ट जो है हमारा भोजन चला जाता है। यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है ये,
अमाशय के बाद याद रखना है ग्रसिका से अमाशय जुड़ी हुई रहती है, सबसे ऊपर में ग्रसिका से जुड़ी हुई रहती है और नीचे में छोटी आंत से जुड़ी रहती है। तो हमारा जो भोजन है वो छोटी आंत में चली जाती है। तो आइए आगे समझते हैं। तो मानव पाचन तंत्र के हिस्से को अभी तक हम लोगों ने डायग्राम से समझा। अब आइए हम लोग एक एक करके सबको बारी बारी से समझते हैं। तो उसमें जो है पहला होता है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली। ग्रास नली समझ रहे होंगे, जो हम लोग फूड पाइप होता है हमारा, ग्रसिका होता है ईसोफेगस। तीसरा होता है अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मल द्वार या गुदा द्वार। तो 6 होता है। ये सभी मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? आहार नाल का नीला। तो आइए मानव पाचन तंत्र के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने डायग्राम के मदद से समझा। आई होप कि डायग्राम आपके दिमाग में छप गया होगा कि कैसा होता है। सबसे पहले मुख से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, इमेजिन कीजिए। उसके बाद फूड पाइप होता है, जो ग्रसिका होती है वो अमाशय से जुड़ी होती है। पहले मुंह से ग्रहण करेंगे, फिर यहाँ पर अमाशय हो गया हमारा, फिर यहाँ पर छोटी आंत से जुड़ी होती है और छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से जुड़ी होती है और फिर बड़ी आंत जो है वो गुदा द्वार से जुड़ा होता है, जिससे कि भोजन बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा था। तो आइए समझते हैं। मुख गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बड़ी आंत, मल द्वार तथा गुदा द्वार, ये सभी मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जिसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। आहार नाल मुख गुहा से शुरू होता है, बक्कल कैविटी जिसको कहते हैं, मुख गुहा। ग्रास नली से होते हुए, अमाशय से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सीक्वेंस में नोट्स के थ्रू सारा नोट्स में मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर हमारा भोजन अमाशय में जाता है, वहाँ पर हमारा भोजन अम्लीय माध्यम का बनता है, होते हुए आंत में होते हुए बड़ी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से फिर हमारा जो है भोजन अपचा जो भोजन है वो गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। भोजन के पाचन के लिए 3 ग्रंथियां भी आवश्यक होती है। सैलिवरी ग्लैंड, जो कि हमारे भोजन में लार को मिक्स करती हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे भोजन में किसको मिक्स करती है? लार को। यकृत, लीवर, जो ब्राउन कलर का दिखाए थे वो हमारा क्या था? यकृत था। ये अमाशय से ठीक होता है ऊपर, अमाशय से ठीक ऊपर होता है। ये मान लीजिए कि अमाशय है तो इस साइड में होता है, ये हमारा यकृत होता है, यकृत होता है। और अग्नाशय जो होता है वो अमाशय के ठीक नीचे होता है, अमाशय के ठीक नीचे होता है, यहाँ पतला सा होता है। तो यकृत लीवर से पीत रस स्रावित होता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बक्कल कैविटी, भोजन को मुख गुहिका के द्वारा ग्रहण किया जाता है, भोजन को मुख गुहिका के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है। दांत का यहाँ पे
मेंशन किया गया है दांत के बारे में। दांत का भी ज़रूरत है, अगर दांत नहीं रहेगा, अगर हम भोजन को ठीक से नहीं चबा कर खाएंगे तो भोजन में लार नहीं सनेंगे, और लार नहीं सनेंगे तो उस भोजन में लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड मिक्स नहीं होगा, जिससे भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा। तो दांतों का कार्य होता है भोजन को चबाना, पीसना। मुख में भोजन को डालने के पश्चात भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक दांत गर्तिका मसूड़ों में धंसे होते हैं। दांत जो है हमारे मसूड़ों में, मांस में धंसे होते हैं, गर्तिका में। हमारे दांत की आकृति अलग अलग तथा कार्य भी अलग अलग होते हैं। हमारे जो पूरे शरीर, मतलब पूरा जो मानव शरीर है, उसमें एक स्वस्थ मानव शरीर में 32 दांत होते हैं। तो आइए उन 32 दांत के बारे में चर्चा करेंगे अभी डिटेल्स में, और समझेंगे कि कौन कौन से दांत हैं और वो उनका कार्य क्या क्या है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो आइए अब हम दांत के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के दांत हैं। फर्स्ट है आपका इंसीजर, जिसको कृंतक कहते हैं। सेकंड है आपका केनाइन। थर्ड है आपका ये क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। फोर्थ है आपका मोलर, ये मोलर। तो फर्स्ट हो गया कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पर समझने के लिए आसान होगा। चित्र से हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और हमारे माइंडसेट में वो बैठ जाता है, माइंड में बैठ जाता है कि हाँ वहाँ पे ऐसे बना था, ऐसे बना था। तो डायग्राम से हमारे चीज़ जो है, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमारे और भी क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 दांत हैं, ऊपर में 16, नीचे में 16। तो सभी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले हम इंसीजर के बारे में जानते हैं। इंसीजर जो है वो बच्चों में सबसे पहले निकलता है ये इंसीजर बच्चों में। छोटे बच्चों में देखे होंगे, निचले जबड़े में सबसे पहले इंसीजर दांत निकलता है, यही नुकीला होता है इंसीजर। और इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए कि चूहों में इंसीजर जीवन पर्यंत बढ़ता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चूहों में जो है ये इंसीजर जीवन पर्यंत जो है वो बढ़ता है। इसको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। सबसे पहले स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारा सामने का जो है वो दांत दिखता है, तो इसे स्माइलिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है। इंसीजर को और ये चूहों में इंसीजर जीवन पर्यंत बढ़ता है। सबसे पहले बच्चों में निकलता है निचले जबड़े में, और शाकाहारी जीवों में ये अत्यधिक विकसित होता है, और इसका कार्य होता है भोजन को काटना। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को काटना। और चूहे में जो है ये इंसीजर जीवन पर्यंत बढ़ता है। और चूहा, कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या चूहा का कार्य होता है कतरना, या कोई चीज़ को, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, यहाँ तक कि प्लास्टिक वगैरह भी होता है, वो भी काट देते हैं। तो उनका जो है दांत बढ़ता है इंसीजर, तो उसी को घिसने के लिए वो क्या करते हैं,
वो कुतरते हैं, जिससे कि उनका दांत घिसता है, छोटा हो जाता है पुनः, फिर वो घिसते हैं। तो ऐसा उनका जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो आइए, आई होप ये इंसीजर समझ में आया होगा। अब इंसीजर देखिए कहाँ पे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये रेड वाला जो दांत है, आई लिखा हुआ है, ये ऊपर 4 और नीचे 4, 4 4 8 दांत होते हैं। ये 8 दांत होते हैं। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं कैनाइन के बारे में। कैनाइन, रदनख जिसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कैनाइन और हिंदी में रदनख। इसका कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। चीर फाड़ करने का कार्य ज़्यादा होता है। तो ये जो है मांसाहारी जीवों में अत्यधिक पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर 32 दांतों में ये कहाँ पर है। तो ये नुकीला जो दिख रहा है, एकदम नुकीला, ऐसा नुकीला दिख रहा है, ये क्या होता है? ये कैनाइन दांत है। जैसे शेर हो गया, और भी जानवर हैं, शेर, बाघ, ये सब में मांसाहारी जीव, जैसे डॉगी हो गया, ये सब में क्या होते हैं? ये सब दांत पाए जाते हैं, जिससे कि वो मांसाहारी हैं। तो जीव को उनको चीर फाड़ के उसको छोटे छोटे पीसेस में करके ही खाते हैं। तो ये हमारा हो गया कैनाइन। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये 4th रेड वाला जो है कैनाइन है। ये जो रेड कलर से बना हुआ है, कलर किया हुआ नहीं है, नुकीला है, रेड कलर से बना है, वो इंसीजर है, ये कैनाइन है। ब्लैक वाला प्री मोलर है। तो प्री मोलर का काम क्या होता है? भोजन को चबाना, चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। प्री मोलर, तो प्री मोलर यहाँ पर देखिए, प्री मोलर ऊपर 4, दोनों ऊपर जबड़ा में 4 दोनों तरफ, और नीचे जबड़ा में 4। तो इसमें भी संख्या इसकी 8 होती है। इसमें 8 होती है। इसकी कैनाइन की जो होती है संख्या 4 होती है, प्री मोलर की संख्या होती है 8, और मोलर की संख्या होती है 12। 3 किनारे में इधर और 3 किनारे में ऊपर निचले जबड़े में 6 और 6 संख्या होती है। तो ये टोटल हो गया 12। तो मोलर कितना है? 12। अग्र चवर्णक है, प्री मोलर है 8, और कैनाइन है आपका 4, और कृंतक है आपका 8। तो आइए, आई होप कि ये जो है आपको दांत के बारे में समझ में आया होगा। 4 प्रकार के दांत जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब दांतों का जो है वो निचला जबड़ा में और उपला जबड़ा में कितना। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। दांतों के प्रकार जो है ऊपरी जबड़ा में और निचली जबड़ा में कितना कितना दांत होता है। तो इंसीजर जो है, इंसीजर वो निचले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4। यहाँ पर देखिए इंसीजर, ये रेड वाला, तो ऊपरी जबड़े में 4 और निचली जबड़े में 4। चीरने फाड़ने वाला नुकीला, ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2, 4। तो 8 4 12 हो गया। और प्री मोलर, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक यहाँ पर डायग्राम में देखिए, प्री मोलर 2 ठो इस साइड 2 ठो उस साइड, मिला के ऊपरा जबड़ा में 4, निचला जबड़ा में 4। तो 4 4 मिला करके यहाँ पर 8 हो जाएंगे। 2 2 का पेयर है दोनों साइड, तो 8 है, और इधर 6 6 12। तो टोटल कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 32। तो एक वयस्क मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। आई होप ये याद हो गया होगा आप लोगों को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम रट करके साइंस को मतलब याद नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को रटना।
और अगर हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कोई भी चीज़। तो दूध के दांत, तो अस्थाई दांत 20 होते हैं और ये अस्थाई दांत 20 होते हैं। अस्थाई दांत की संख्या 12 होती है। मिल्की टीथ जो होता है वो 12 होता है, अस्थाई दांत 20 होते हैं। सबसे पहले बच्चों में इंसीजर निकलता है। भोजन को काटने का काम इंसीजर का होता है, चीरने फाड़ने का काम केनाइन का, चबाने का काम प्रीमोलर का और भोजन को पीसने का काम मोलर का। तो आई होप दांत के संबंध में सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। जीभ, टंग। जीभ एक मांसल पेशीय संरचना है। जीभ जो है वो एक मांसल पेशीय संरचना है जिसका अग्र भाग जो है वो स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ जाता है, ये वाला भाग। पश्च भाग कड़वाहट को दर्शाता है, पश्च पार्श्व भाग खट्टापन को और अग्र पार्श्व भाग जो है वो नमकीन को दर्शाता है। नमकीन को दर्शाता है मीन्स नमकीन खाने के बाद महसूस होता है। कड़वाहट सबसे पीछे वाले भाग में, मीठा सबसे अग्रशीर्ष में और मध्य वाला जो है वो स्वादहीन होता है। जीभ को बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर जीभ नहीं रहता है तो हम शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम सुर नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे जो जीभ है वो स्वाद के लिए और बोलने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको उनके टंग में जो है वो प्रॉब्लम होता है, तो वो बोल नहीं पाते या जन्मजात वो गूंगे होते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो जीभ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है, ये कलिका हैं जीभ के ऊपर, स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ भोजन में लार मिलाने का भी कार्य करती है, भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जीभ जो है भोजन में लार मिलाता है और इसे निगलने में भी सहायता करता है। तो आइए, जब मुख में भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो ऐसे भोजन को बोलस कहते हैं। जब मुख में भोजन पूरी तरह से सन जाता है, खाने के बाद लार से सना हुआ भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। बोलस किसे कहते हैं? जो लार चबाने के बाद वो भोजन से सन के चिपचिपा हो जाता है, जैसे रोटी चबाते हैं, चबाते 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 लार से सन जाता है, तो उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस लार से सना हुआ भोजन। भोजन नली ग्रसिका। तो आइए अब यहाँ पर समझते हैं, डायग्राम है। भोजन को अमाशय से जोड़ने वाली लंबी पाइप है, इसी को ग्रसिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। मुख से तो आया लार से सना हुआ भोजन ये, और यहाँ पर देखिए भोजन जब आता है तो क्रमाकुंचन होता है, पेरिस्टेल्सिस कहते हैं इसको। भोजन का फैलना और सिकुड़ना क्रमाकुंचन पेरिस्टेल्सिस कहलाता है। कभी कभी हमारा भोजन ग्रहण किए जाने पर उसे स्वीकार नहीं करता, वमन या उल्टी द्वारा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो हमेशा ऐसा होता है कि भोजन हम लोग ग्रहण किए और उल्टा जैसे प्रेशर से ऊपर बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता हमेशा, कभी कभी होता है, रेयर केस में। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे जो अमाशय होते हैं और हमारी जो ग्रसनी है वहाँ पे वॉल्व्स, ढक्कन पाए जाते हैं यूनिडायरेक्शनल के लिए, कि एक बार भोजन गया और वहाँ पे वॉल्व्स लगे होते हैं,
और वहाँ पे ढक्कन बंद हो गया, अब भोजन ऊपर नहीं चढ़ेगा। फिर वहाँ पर एक और बल्ब्स लगे होते हैं, तो क्या होता है कि नीचे चला जाता है हमारा छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर भोजन पचता है और पच करके फाइनली अपना काम करता है, हमें पोषक पदार्थ प्रदान करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये रेयर केस में क्या होते हैं, ये ढक्कन खुल जाते हैं, अपोजिट साइड में प्रेशर फेंकते हैं। जैसे चापाकल से जब हम लोग क्या बोलते हैं, पानी निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर में पानी आता है, पाइप से प्रेशर में पानी आता है, तो क्या होता है कि एकदम उल्टे डायरेक्शन में पाइप को पार करके प्रेशर ज़्यादा होता है तो निकल जाता है। वैसा नहीं होता है, भोजन अगर ग्रहण किए तो नीचे ही जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, रेयर केस में। अपवाद में ऐसा हो जाता है कि, अपवाद में नहीं बोलेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो 3 वॉल्व पाए जाते हैं अमाशय में, 3 वॉल्व पाए जाते हैं जो कि भोजन को यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा के लिए कार्य करते हैं। भोजन हमेशा ऊपर से नीचे ही तरफ आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पे बॉल्स लगे होते हैं। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। पहेली का सवाल है कि अगर बॉल्स भोजन की दिशा को यूनिडायरेक्शनल बनाता है तो उल्टी के समय भोजन विपरीत दिशा में क्यों जाता है? तो बॉल्स विषम परिस्थिति में ऐसा कार्य करते हैं। अमाशय के बारे में आइए कुछ जानते हैं, समझते हैं। एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तो दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। एक तरफ ग्रसिका से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ छोटी आंत से खुलता है। यह शरीर का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। अमाशय जो है वो सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय का। सबसे लंबा छोटी आंत होती है। तो अमाशय जो है मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना, चपटा यू आकृति जैसी संरचना की होती है। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। अमाशय जो है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। अमाशय एक तरफ ग्रसिका और दूसरी तरफ छोटी आंत से जुड़ा होता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। भोजन अमाशय जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिलीज करता है, छोड़ता है। भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालता है, जिससे भोजन अम्लीय हो जाते हैं और अम्लीय माध्यम में भोजन खराब नहीं होते, क्योंकि भोजन जो है हमारे पेट में 3 से 4 से 5 घंटे तक रहते हैं, 5 से 6 घंटे तक भी रह जाते हैं। तो हमारा अम्लीय माध्यम होता है जिससे हमारा भोजन खराब नहीं होता है, और भोजन खराब नहीं होता है तो वो पचता है। हमारा भोजन टाइम लेता है पचाने में। अम्ल जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और भोजन के साथ चले जाते हैं। जीवाणुओं को क्या करता है, अम्ल नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। और यही क्षारीय माध्यम में कोई भी चीज़ जल्दी खराब हो जाता है। तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है ऐसा। आइए एक टॉपिक है, एक छोटा सा श्लेष्मल जिसे म्यूकस कहते हैं। यह एक सुरक्षात्मक परत होती है जो अमाशय के अंदरूनी सतह को ढकती है, जो अमाशय के अंदरूनी सतह को ढकती है। यह श्लेष्मल अमाशय में बनने वाले एसिड तथा पाचक रसों से अमाशय की दीवारों को बचाता है। अगर एसिड और पाचक रस अमाशय के दीवार में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक भी है, तो उसको जो है इन सब पदार्थों से श्लेष्मल जो है म्यूकस जो है बचाता है। सुरक्षात्मक आवरण है। श्लेष्मल अमाशय की दीवार को नुकसान से बचाता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि म्यूकस का काम क्या है, तो वो सुरक्षात्मक आवरण है अमाशय का।
आइए नेक्स्ट समझते हैं, अम्लीय भोजन को बनाता है HCl। अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है, इसलिए अम्लीय माध्यम में भोजन खराब नहीं होता। यहीं से गैस्ट्रिक जूस जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है, और जठर रस एक एंजाइम होता है। जठर रस में एक एंजाइम होता है, एंजाइम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। यकृत के द्वारा बनने वाला पित्त रस, बॉयल जूस जिसे कहते हैं, अग्नाशय से पेनक्रियास जूस निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस और अग्नाशयी रस। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं, छोटी आंत। अब तो भोजन जो है अमाशय में पच जाता है, तो अब डायरेक्ट अमाशय से कहाँ आता है, छोटी आंत में, क्योंकि अमाशय जो है छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर की होती है। कुंडलित नली है, इस टाइप से कुंडलित नली होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव को प्राप्त करती है, यानी कि यकृत और अग्नाशय जो रस निकालते हैं, रस जो निकालते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटी आंत को देते हैं, जो कि भोजन के पाचन में आवश्यक होता है। यकृत भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है। यकृत जो है भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है, जो कि अमाशय के दाहिने भाग में पाई जाती है। अमाशय के दाहिने भाग में पाई जाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे क्या होती है, बड़ी ग्रंथि होती है। यह पीत रस का स्राव करती है। पीत रस एक थैली में संग्रहित होता है, जिसे पित्ताशय गोल्ड ब्लैडर कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पीत रस जो है किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वसा के पाचन में। पित्ताशय को काट कर अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या प्रभावित होता है, तो वसा का पाचन प्रभावित होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका पित्ताशय बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो भोजन को धीरे धीरे करते हैं, छोटे छोटे समय में थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं, वसा का सेवन कम करते हैं वैसे लोग। तो आइए अग्नाशय के बारे में जानते हैं। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहला होता है यकृत, पहला बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, और दूसरा बड़ी ग्रंथि होती है आपकी अग्नाशय। ये हल्के पीले रंग का होता है। अग्नाशय जो होता है ये आपका हो गया अमाशय, अमाशय से ठीक नीचे होता है ये अग्नाशय, अमाशय से ठीक नीचे स्थित होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। ये क्या करती है, अग्नाशय जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में बदलती है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। छोटी आंत के बारे में, क्षुद्रांत के बारे में समझते हैं। इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन के बारे में समझते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन
क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। जो आंशिक रूप से जब भोजन पच जाता है तो क्षुद्रांत के निचले हिस्से में पहुंचता है। आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। आंतरस निकलता है छोटी आंत से, जो कि पाचन क्रिया को क्या करता है, पूर्ण करता है। और छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो छोटी आंत में भोजन का जो है वो पूर्ण पाचन होता है। वसा को वसीय अम्ल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज सरल शर्करा में चेंज कर दिया जाता है। अवशोषण की प्रक्रिया विलायक की सहायता से होती है। विलायक जिसको रसांकुर कहते हैं। क्षुद्रांत छोटी आंत में रसांकुर होते हैं, इस टाइप से रसांकुर ऐसे ऐसे होते हैं। वो भोजन को क्या करता है कि अवशोषित करता है। भोजन पदार्थों को उपयोग हेतु बनाना, इस प्रक्रिया को एसाइमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन तो पच गया, अब उसका अवशोषण होता है और हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, उपयोगी बनाना। नेक्स्ट है आपका बृहदांत, बड़ी आंत। बड़ी आंत नेक्स्ट है। यह क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होता है। यह जो है ऐसा संरचना का होता है। ये आपका बड़ी आंत, और ये गुदा द्वार से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य है जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। जल, खनिज और लवण का अवशोषण करना बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। बड़ी आंत के माध्यम से ही भोजन का निष्कासन भी करते हैं। बड़ी आंत के माध्यम से ही क्या करते हैं, भोजन का निष्कासन करते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में भोजन का पाचन, जैसे हमारा आमाशय है वैसे ही भोजन चौपाया जानवरों में रुमैन होता है। रुमैन और आमाशय, हम लोग का आमाशय और चौपाया जानवर के रुमैन। गाय भैंस को घास को निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमैन प्रथम आमाशय कहलाता है। रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमैन तो उनका आमाशय हो गया, और रुमिनेंट मतलब उनका आमाशय 4 पार्ट में बटा होता है, 4 भाग में बटा होता है। रुमैन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। पुनः भोजन को मुख में लाने और उसे चबाने की जुगाली करना जिसको कहते हैं, तो उसे रोमंथन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जुगाली करना रुमिनेंट अथवा रोमेंथी भी कहते हैं। घास जो है उसमें सेलुलोज की प्रचुरता होती है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जो है वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें सेलुलोज की प्रचुरता होती है। किसमें, घास में, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। मानव में तो वर्मी फॉर्म जो है वो गायब ही हो गया, क्योंकि उसका उपयोग वो नहीं करने लगे तो वो गायब हो गया। मानव जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। हमारा कोई भी शरीर उपयोग में नहीं रहता है तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। विलुप्त हो जाता है मतलब तुरंत नहीं होता है, कुछ साल लगते हैं, 1000, 10,000, 20,000 साल लगते हैं, तब जा कर के वो धीरे धीरे समाप्त होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। दस्त, अपच, बॉडी में पानी ज़्यादा निकल गया है, इस स्थिति में डायरिया होने का डर होता है, तो ORS नाम का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, चीनी नमक का घोल लेते हैं। रुमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच में थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं।
भोजन के सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं के द्वारा होता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब लास्ट है अमीबा। यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। खाद्य कणिका, जिसे सूडोपोडिया के नाम से जाना जाता है, पादाप होता है। पादाप की सहायता से क्या करता है, वो भोजन को ग्रहण करता है, जीव को पकड़ता है, खाद्यदानी है, बढ़ाता है खाद्य कणिका को धीरे धीरे बढ़ा करके, और फिर पादाप से ऐसे ऐसे करके और खा लेता है उसको। तो आई होप ये जो है पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। एक लाइक सब्सक्राइब आपके व्यूज़ को देख करके लगता है कि नई वीडियोस बनाना चाहिए। लोगों को कंटेंट की ज़रूरत है, लोग हमारे कंटेंट से पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ जान रहे हैं, उनका नॉलेज बिल्ड हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।